दुनिया भर के बाजारों से आज है कमजोरी के संकेत और पहले दो दिनों तक मजबूती बरकरार रखने के बाद कल मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कमजोर खुलने के बाद रिकवरी आएगी या नहीं, फिसलेंगे या फिर से बढ़ेंगे, क्या है लेवल्स अहम और कैसे करें आप एक्सपायरी की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक सेशन आ गया है। ओह गुड मॉर्निंग। मिडवीक सेशन का इंतजार रहता है, आ चुका है। और जैसा आप बता रहे थे, एक दिन बड़ी तेजी, एक दिन कंसोलिडेशन। अब तीसरे दिन कैसी रहेगी चाल, ये है। अच्छी रहेगी, मूड माहौल ठीक है। चलिए करते हैं हल्के फुल्के ग्लोबल संकेतों के बीच में शुरुआत, देख लेते हैं आज के ट्रिगर्स और उसके दम पर बढ़ेंगे हम आगे। ट्रिगर्स में डाउ 350 पॉइंट नीचे बंद हुआ है दिन के निचले स्तरों पर जाकर, और नैस्डैक में भी 250 अंकों की रही कमजोरी। इसके बाद कच्चा तेल यहाँ थोड़े मंदी के डर से 2.5% $80 के नज़दीक। मेटल्स भी थोड़े कमज़ोर होते दिखे। बाजार बंद होने के बाद आए कल दो दिग्गजों के नतीजे, बजाज ऑटो और टाटा कंज्यूमर, और वहीं दो वायदा कारोबार की कंपनियां आयु स्मॉल फाइनेंस और डालमिया भारत ने भी पेश किए हैं अपने नतीजे। आज निफ्टी की 4 कंपनियां हैं और वायदा कारोबार की 6 कंपनियां हैं, यानी कि नतीजों के लिहाज से रहेगा आज बिजी डे। ढेर सारा एक्शन बिल्कुल। तो एसएक्स निफ्टी से देखकर ये ना सोचे कि आज एक्शन की कमी है, बिल्कुल भी नहीं। चाहे जितना कितना चाहिए उतना एक्शन। 10 कंपनीज के नतीजे हैं सर, तो बिल्कुल मार्केट में भी, रिजल्ट्स में भी yes. बिल्कुल। तो काफी सारा एक्शन होने वाला है। yes. एक बार जरा आज स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो समझ लेते हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स देखिए सर, नैस्डैक ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर से 175 अंकों की तेजी। करेक्ट। डाउ फ्यूचर सुबह से 50 अंक ऊपर की रेंज होल्ड कर रहा है। तो कल शाम को क्या हो गया, जो ये जो 6 दिनों से 200-250 अंक की रेंज में डाउ गिरा था, कल ये 350 अंकों की गिरावट कहां से आ गई? कल शाम को थोड़ा सा अमेरिका उम्मीद से ज्यादा गिरा। अमेरिका में कमजोरी वाला सेशन रहेगा, ये अंदाजा था भारतीय बाजारों को। हमारे बंद होने के वक्त 150 पॉइंट नीचे हम डाउ फ्यूचर्स पर थे, और डर ये था कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे पेश किए थे, तो उसके साथ उन्होंने बताया भाई कि उनकी डिपॉजिट $100 बिलियन घट चुकी है, उम्मीद से ज्यादा घटी है। डिपॉजिट उम्मीद से ज़्यादा घटी, शेयर उससे भी कहीं ज़्यादा घटा। तो कल देर रात फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो लगभग 50% टूट गया और अब तक के सबसे निचले स्तरों पर पहुंच गया, तो उसके चक्कर में ये बैंक तो घटाई, सारे बैंकिंग शेयरों पर दबाव बना। अब कहने के लिए कह सकते हैं कि बैंक्स को लेकर फिर से चिंताएं आई है। बैंक्स को लेकर चिंताएं थी कल, लेकिन चिंताएं ये नहीं थी कि और बैंक उड़ जाएंगे। चिंता ये थी कि बैंक के शेयरों के दाम घट जाएंगे। करेक्ट सर। तो कल दाम घटने की चिंता थी, शेयर के भाव घटने की चिंता थी अमेरिका में, न कि बैंक उड़ने की। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 2 बैंक हैं और एक बैंक को लेकर रिस्क है और दूसरे बैंक को लेकर रिस्क कम है, सो नेचुरली आप डिपॉजिट निकाल कर एक से दूसरे बैंक में डालेंगे, है ना। करेक्ट। और लगभग सब जगह ब्याज दरें तो सेम मिल रही है। करेक्ट। तो कोई क्यों फर्स्ट रिपब्लिक में रखेगा? ठीक है, 11 बड़े बैंकों ने वहां पैसा डाला है, सब किया है, सबको पता है बैंक बंद नहीं होगा। लेकिन जिस बैंक को लेकर रिस्क है, मुझे लोन लेना तो मैं ले लूंगा, अपना पैसा देना है तो मैं बेहतर बैंक में डालूंगा। ऑप्शंस हैं, वही अमेरिका वालों ने किया है। जो भी उनके डिपॉजिट होल्डर्स हैं, तो समझदार तो इतने तो ही है ना कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक से निकाल के किसी और में डाल दें। तो उस वजह से डिपॉजिट घटी, उस वजह से थोड़ा सा लोगों को डर बना के बैंकिंग संकट टलाने। बैंकिंग संकट ऐसे नहीं होता, बैंकिंग संकट दूसरी तरह के होते हैं, जहाँ आप अनाप शनाप खराब लोन दे दें और वो वापस ना आए, वो पैसा डूबे, वो बैंकिंग संकट है। बैंकिंग संकट वो है कि आपने एसेट लाइबिलिटी मिसमैच कर दिया। आपने डिपॉजिट तो ले रखी है 10 साल की, लोन दे रखे 2 साल के, या 2 साल के लोन डिपॉजिट ले रखे हैं, 10 साल के लोन दे रखे हैं, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में जो ब्याज दरें मिसमैच हो जाती है, उसको आपने अपने डिपॉजिट और लोन्स के साथ एडजस्ट नहीं किया। ये बड़ी रिस्क है। डिपॉजिट निकल जाना उतनी बड़ी रिस्क नहीं है। और ये तो क्वार्टरली रिजल्ट के साथ निकला। कोई नेचुरली देखिए, जिस समय संकट आया, अब समझिए आपका अकाउंट है फर्स्ट रिपब्लिक में, आप गए, आपने डिपॉजिट निकाला, फिर पता चला 10-12 बैंक मिलकर इसको बचा रहे हैं, आप क्या वापस जाके डालोगे डिपॉजिट? नहीं डालोगे। क्यों डालो? मैं निकाल दिया, दूसरे में डाल दूंगा। करेक्ट। सो ठीक है, मूव ऑन। कुछ नहीं, वो अमेरिका की छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, वो नहीं पड़ी। बड़ी प्रॉब्लम दूसरी है, वो है कल जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा पहली बार ढंग के खराब दिख रहे हैं। यस सर। अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम है, भरोसा कम है खरीदारी करने को लेकर, कि भाई हमें डर लग रहा है, हम और नहीं खरीदेंगे, ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। ये कल अमेरिका का डेटा था। यही तो चाहिए, ये कॉन्फिडेंस कम होगा, खरीदारी का मूड कम होगा, तभी तो महंगाई नीचे आएगी।
अब वही अमेरिका का फेड चाहता है, वही अमेरिका की इकोनॉमी, वहाँ के बाजार के लोग चाहते हैं, वही तो आया है। लेकिन चूंकि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने सेंटिमेंट खराब किया, उस सेंटिमेंट में आग में घी डालने का काम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा ने कर दिया, जो 9 महीने के सबसे निचले स्तरों पर आए। तो जाहिर सी बात है, आपको ब्याज दरें, अगर ये डेटा कमजोरी के संकेत दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा तेजी से ब्याज दरें नहीं बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए बॉन्ड यील्ड भी अगर आप कल देखें तो थोड़े घट के आए, 3.5% के आसपास आए, करेक्ट। सो आई थिंक उन डेटा में भी कोई खास खराबी नहीं है। दीप 3.40 हो गया, बॉन्ड यील्ड भी और कम हो गया। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कह सकते हैं कि सिमिलर सिचुएशन है जो भारतीय बाजारों में हुई है। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आकर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कोई ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर हुआ। तो जो रेंज से बाहर निकलने का एक माहौल कल बन सकता था अमेरिका में, वो भी रेंज के हायर एंड पर है जी। अगर कल ये नंबर्स के दम पर एक अच्छा ट्रेड हो जाता तो कल अमेरिकी बाजार आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है थोड़ा वक्त और अमेरिकी बाजारों को यहीं बिताना है। अब रहा सवाल आइए फ्यूचर्स पर। तो बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए दिग्गजों के, स्पेशली जो टेक हेवी कंपनियां हैं नैस्डैक पर, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट दोनों दिग्गजों के नंबर्स बढ़िया हैं। उसके दम पर नैस्डैक ने तो बोल दिया भाई हम तो जितने गिरे हम तो लगभग कवर कर लेंगे। तो 2% घटे, 1.5% कवर हो गया। डाउ जरूर 350 पॉइंट घटा है, 50 पॉइंट ही कवर कर रहा है। लेट्स सी। सो आई थिंक हल्की कमजोरी के संकेत है, डाउन बट नॉट आउट। कल एक बार के लिए हमने गिरावट जरूर यहाँ पर आती हुई दिखी है, बट आईटी अब देखते हैं संभालने का काम करते हैं। नहीं, आई थिंक आज मेटा के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे बाजारों में बताइए सर, क्योंकि मंडे के बड़े ब्रेकआउट के बाद लगा कि चलिए बाजार एक और अच्छी छलांग लगा सकता है। कल सुबह कोई ऐसे बड़े नेगेटिव ट्रिगर्स या कुछ नहीं आया था, बट कल हमने कंसोलिडेट करा है, कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं है। एक बार के लिए हाँ लग रहा था कि रेंज से बाहर आने को तैयार है, बट फिर अच्छे से कंसोलिडेट होकर क्लोज में। जब आपकी आदत पड़ गई रोज दिन की हाई पे बंद होने की है, वो 7 दिन से यही हो रहा था ना। कल तक तो 7 दिन तक यही चल रहा था। कल बड़े दिनों बाद कल ऐसा हुआ कि आखिरी आधे पौन घंटे में थोड़ी सी गिरावट आई, तो वहाँ पर मेरा भी थोड़ा सा अनुमान कल ढीला निकला। मुझे लगा कि डे हाई पर बंद होंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हालांकि शायद डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी जो 150 पॉइंट की थी वो भारी पड़ती हुई दिखी, लेकिन कहीं कोई समस्या है नहीं, एकदम परफेक्ट मार्केट है। अच्छा, आप कल भी देखिए रुकने की रेंज क्या थी निफ्टी की, 17,800 850, कल का ही 17,800 ही है, बराबर है। बैंक निफ्टी के लिए आपको वही 42,950 43,000 के आसपास जाकर पहुंचना है, वहाँ रुकना है। 42,875 के आसपास वहाँ पहुंचे हैं। सो आई थिंक एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा आखिरी आधे घंटे में बाजार ने ग्लोबल कमजोरी को एडजस्ट करने की कोशिश की, जो कि ठीक है। उसके बावजूद आप देखें आपकी क्लोजिंग जो हुई है बैंक निफ्टी में, ये पूरा रनअप 39,051 की लोएस्ट क्लोजिंग से आप 42,678 की क्लोजिंग पे पहुंच चुके हैं। तो कल ये हाईएस्ट क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, करेक्ट। तो फिर खराबी क्या है जी? निफ्टी में भी ये सब होने के बावजूद भी आप 17,775 के आसपास बंद हुए हैं, तो कोई खास खराबी ऐसी कोई है नहीं। रेंज के हायर एंड पे ही बंद हो रहे हैं। 17,828 की बेस्ट क्लोजिंग मिली है, वहां से 50 पॉइंट नीचे आप। सो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी खास खराबी है। रेंज के हायर एंड पर जाकर थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक रहे हैं। बहुत क्लियर है, अगर 25-30 पॉइंट खुले नीचे SGX निफ्टी के तरफ पे तो कुछ मत करिए, रेंज में आने दीजिए। आपकी शूटिंग रेंज में आए, जब शिकार आपकी रेंज में आ जाए, निशाना बराबर, और आपको ये ऐसा शिकार है जो आराम से मौका देता है। अपना निशाना बनाओ, लगाओ। एक तो क्या होता है, वो आपको शेर का चीते का शिकार करना तो बड़े फास्ट, आपने ढंग से टाइम से गोली नहीं चली तो पकड़ में नहीं आएंगे। ये वो भालू जैसे आराम से धीमे धीमे हाँ अपना निशाना बनाओ, लगाओ, रेंज में आने दो, करो। तो रेंज में आने दीजिए, सुस्त खुले, कुछ नहीं करना है। ऊपर आ जाए खुलकर पहले प्रॉफिट बुक करना है, नीचे रेंज में आए वहाँ पर खरीदना है। बहुत क्लियर ट्रेड है, न बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना है कि हम फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तो 17 के ऊपर की बंद, ऐसा वैसा, या आज तो 43,000 ऊपर, इतना भी एग्रेसिव नहीं सोचना है। और ऐसा भी खराब नहीं सोचना कि वो डाउट 350 गिर गया, अब हमारा क्या होगा, आज तो हमें कौन बचाएगा। तो ऐसा दोनों तरफ कुछ भी नहीं होने वाला है। मानसिक संतुलन बनाए रखें, शांत रहें, काम कंपोज। अच्छा, ये मार्केट कोई तकलीफ नहीं। थोड़ा नीचे आएगा लेना है, ऊपर आएगा देना है। गॉट।
एक्सपायरी रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी से एक दिन पहले थोड़ा तो होगा डीप एक्शन, और एक्सपायरी के पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़नी भी चाहिए, जो थोड़ी बढ़ती हुई दिख भी रही है, थोड़ी कल हुई, थोड़ी आज हुई है, लेकिन एक्सपायरी में अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं जिससे ये लगे कि आप 17,600 के या 17,850 के या तो 17,600 के नीचे भी आप एक्सपायरी नहीं देखेंगे, और 17,850 के ऊपर भी देखेंगे, इसकी संभावना कम है। सो एक्सपायरी वही ब्रॉडली 17,600 17,800 मान लें, ब्रॉडली इसी रेंज में होने के अभी तक जो डेटा है उसके हिसाब से संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो अभी तक तो ये डेटा है, लेकिन आजकल क्या है वो पता नहीं चलता। IPL के मैचों में 10 मैच तक तस्वीर अलग होती है, 15 में कुछ और ही हो जाए, 20 में कुछ और ही हो जाए। Exactly. अच्छा खेलने वाले धड़ 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 आउट हो जाते हैं, खराब खेलने वाले एकदम मार के निकल जाते हैं। सो ये हमारे भी एक्सपायरी में ऐसा कुछ होगा क्या? बट एनीवे अभी नीचे का तो दिख रहा है दीप कि 17,600 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। ऊपर में आपको सरप्राइज करने की कोशिश कर सकता है, अगर 17,828 के ऊपर की एक्सपायरी है तो आई विल बी हैप्पी। बट फिलहाल ये लग रहा है 600-800 ब्रॉडली यही रेंज है, उसमें कोई खास बदलाव होने वाला नहीं है। गॉट इट। चलिए, थोड़ा एक्सपायरी एडजस्टमेंट है, थोड़ा नतीजों पर भी बात करनी है। आज IPO पे भी थोड़ी देर में आपसे बात करनी है। हाँ, IPO भी कल खुल गया है ना, कल खुल गया। कल हमने मैनेजमेंट से भी बात की, तो आज उसका भी पूरा विश्लेषण देना है, पैसा लगाना है या नहीं। मैनकाइंड फार्मा थोड़ी देर में बताएंगे। तो आइए फिर पहले एक बार स्ट्रैटेजी समझते हैं। ग्लोबल संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे, नेगेटिव तो रखना बनता है, इतना तो जरूरी है दीप, है ना। और FIs के संकेत पॉजिटिव हैं, लोकल फंड्स के संकेत भी पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, और कल के हल्के फुल्के मूवमेंट के बाद सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव ही है, ट्रेंड न्यूट्रल। तो ऐसा कोई खास संकेतों में बदलाव है नहीं, नेगेटिव तो खाली एक थोड़ा सा ग्लोबल वाला है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। 17,665 17,725 ये आपके लिए है पहला सपोर्ट जोन, और कल भी यही था कि इसी रेंज में आए तो खरीदना है। आज भी यही है दीप, और आज भी आप देखिए कल 17,715 का लो बनाया आपने, वापस 800 मिला। करेक्ट। तो आज भी इस रेंज में पहली खरीदारी तो आपकी हो ही जानी चाहिए। तेजी के मार्केट में पहले सपोर्ट लेवल पर ही खरीद लेना है, और मंदी के मार्केट में अगर कभी खरीदना हो तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदना है, जो मजबूत वाला हो। बिल्कुल। तेजी और मंदी के मार्केट में बेचना हो तो पहली रुकावट के लेवल पर भी बेच देना चाहिए। तेजी के मार्केट में बेचना हो तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के वहाँ पर बेचना चाहिए। ये आप ट्रेंड के विपरीत अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपका लेवल ये डिसाइड होगा। तो ये पहला सपोर्ट रेंज है, इसी में आप खरीदारी कर लें। अच्छा, नीचे आए तो और लेंगे इस भावनाओं के साथ। हाँ, और उतने पैसे रखकर दोनों चीज चाहिए, खाली भावनाओं से काम नहीं चलता। माल भी होना चाहिए आपके पास खरीदने के लिए। और वैसे भी अब तो ब्रोकर्स वोकर्स धीमे धीमे लिमिट देना कम कर ही देंगे। वो बैंक गारंटी वाला जो नियम आया है सेबी का कि अब बैंक गारंटी पर क्लाइंट्स के पैसों पर बैंक गारंटी ब्रोकर्स नहीं ले पाएंगे। तो नेचुरली ब्रोकर्स को ज़्यादा कैपिटल रखनी पड़ेगी, मार्जिन वगैरह उनके लिए थोड़े से कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेंगी। सो बेसिकली ये सारे मेजर्स अगर आप देखें पिछले 2 साल के, तो अब क्लाइंट फंड का ब्रोकर कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्लाइंट के ही हाथ में क्लाइंट के पैसे। और इस पूरी जो बदलाव में क्लाइंट्स को भी एक चीज़ समझनी होगी कि पहले जिस तरह से वो लीवरेज मांगते थे ब्रोकर से, हमारे मार्जिन पे इतना टाइम दे दो, उतना टाइम दे दो, इंट्राडे ये दे दो, वो दे दो, अब ग्रेजुअली वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। बेसिकली क्या है, स्टॉक मार्केट एक अब धीरे धीरे वैसी प्लेस बनता जा रहा है जहाँ पर आपके पास जितने पैसे हैं और पैसे हैं तो ही ट्रेड करें। अब उसके फायदे ये हैं कि कभी भी बाजार में माहौल खराब हो, तेज गिरावट के डर से आप बच जाते हैं, पैनिक नहीं होता, क्योंकि पैनिक तभी होता है जब आपकी पोजीशन लीवरेज्ड हो। अगर आपने उधार लेकर नहीं किया तो आप पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उतना ही खरीदा जितने मेरे पास पैसे हैं, तो आप मंदी में पैनिक नहीं करते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि आपके मार्केट की लिक्विडिटी कम हो जाती है। अल्टीमेटली देखिए, स्पेकुलेटर्स ही आकर मार्केट को लिक्विडिटी देते हैं, तो वो आपका मार्केट का वॉल्यूम भी कम होता है, लिक्विडिटी भी कम होती है, और खरीदने और बेचने की कॉस्ट वो बढ़ जाती है, इम्पैक्ट कॉस्ट जिसको कहते हैं। सो हर चीज़ के फायदे नुकसान दोनों हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि किस लेवल तक की सेफ्टी चाहिए और किस लेवल तक की लिक्विडिटी चाहिए। ये इन दोनों के बीच का ट्रेड ऑफ है। सो सेबी अभी इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर है कि भले ही लिक्विडिटी कम हो, थोड़ी बहुत वॉल्यूम्स कम हो, इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाए, प्राइस डिस्कवरी थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी ब्रोकर उड़े और वो ब्रोकर उड़ने की वजह से क्लाइंट्स का नुकसान हो। एब्सोल्युटली वैसा है, वो प्रोटेक्शन मिल गई है। वो
उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अब नहीं तो क्या होता है, ब्रोकर हजारों हैं, उड़ते 2 हैं, लेकिन बदनाम पूरी कम्युनिटी होती है, खराब होता है। सारे ब्रोकर। फिर रेगुलेटर्स पे भी लोग सवाल उठाते हैं, आप क्या कर रहे थे, तो फिर आप क्या करते थे, ये लो आप यही कर रहे हैं। जब लिमिट आपकी टाइट होती है तब आपको तो अरे काम करने के लिए लीवरेजिंग नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपको दोनों चीज़ चाहिए, ये भी हो ये भी हो, तो वो दोनों हो नहीं सकती। तो इन दोनों में से आपको एक डिसाइड करना है। कई बार ब्रोकर ये कहते हैं कि भाई हमें डिसाइड कर लेने दो कि हमें किस तरह का कराना, बिजनेस हम जानते हैं, लेकिन एंड ऑफ डे रेगुलेटर को जो ठीक लगता है, अगर उनको लगता है कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए, कोई ब्रोकर उड़े ना, कोई ब्रोकर क्लाइंट्स के पैसे का मिसयूज ना करे, और वो उनका स्टैंड है, तो ये चाहिए। गॉट इट। एनीवे, निफ्टी की रेंज की बात हो, निफ्टी की रेंज अपसाइड में 17,775 17,825 ये रेंज है। पहली हल्की फुल्की रुकावट की पार करके निकले तो 17,850 से लेकर 17,925 की रेंज में पहुंचेंगे, वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 42,375 42,500 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए। इसके ठीक नीचे 42,150 42,275 वो जगह जहां पर आपको पक्के तौर पर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 42,725 42,850 ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। कल हम 42,865 तक पहुंचे भी थे ऊपर, उसके पार निकले तो 42,950 43,075 ये वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों ही आपको करनी चाहिए। और दीप अच्छी बात है कि लेवल बड़े आराम से क्रिस्टल क्लियर फर्स्ट क्लास निकल कर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। डेटा सर, एफएस की पोजीशन, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 45% पर पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे शॉर्ट कट रही है। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूं कि हम 45 पे आ गए 15 से। उसकी वजह ये कि हम मंथली एक्सपायरी पर हैं। एब्सोल्युटली। मैं ये देखना चाहूँगा कि मई सीरीज की शुरुआत एफआई से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर किस लेवल पर कर, राइट सर, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निफ्टी का पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। विक्स कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। मौजूदा पोजीशंस सेम स्टॉप लॉस जो कल था आज भी 17,600 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। अगर किसी को छोटा ही रखना है इंट्राडे तो 17,700 का रख सकता है कल के लोज के नीचे, लेकिन सही ढंग का स्टॉप लॉस 17,600 है। क्लोजिंग तो 17,600 ही होगा। इंट्राडे में आप चाहें तो अपनी पोजीशन के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही स्टॉप लॉस मैंने 42,250 का रखा है। किसी को अगर छोटा रखना है इंट्राडे तो 42,500 का रखें, अदरवाइज थोड़ा दूर का 42,250 का। यहाँ पर आपको क्लोजिंग में हेर फेर नहीं करना है, इंट्राडे में आप छोटा रख सकते हैं। शॉर्ट साइड पर 17,875 ये इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर यही स्टॉप लॉस आपका रहेगा। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आपका 43,000 का है। ये दोनों मेंटेन करें, इसमें बदलाव की ज़रूरत है नहीं, ना करें। और फिर भी किसी को रिस्क कम रखनी तो अपने हिसाब से। स्टॉप लॉस इज ऑलवेज टेलर मेड, इट्स नॉट रेडीमेड। राइट। हाँ, सबके लिए एक ही साइज फिट होगी ऐसा नहीं है। ऐसा दीप एक ज़माना था जब रेडीमेड कपड़े महंगे होते थे जी, सिलाई कपड़े सस्ते होते थे। यस, वो अलग ज़माना था। एक ज़माना था बॉल पेन महंगे होते थे, इंक वाले पेन सस्ते होते थे। करेक्ट सर। वक्त के साथ चीज़ें आज इंक पेन रखना लग्जरी है जी, है ना। करेक्ट। हाँ, कोई रेयर केस में आजकल लोग जो कपड़े स्टिच करवा के सिलाते हैं टेलरमेड, वो लग्जरी है। वो लग्जरी है, बिल्कुल। ऐसे चीज़ें बदलती। एक ज़माना था मुंबई के, बताऊँ आपको, कि जो लोग ज़्यादातर लोगों के पास घोड़े होते थे आज से 50 साल पहले। गाड़ियाँ बहुत कम लोगों के पास होती हैं, गाड़ी वाला पैसे वाला होता था। आज उल्टा है, गाड़ी सबके पास, आपके मेरे पास भी है लेकिन जिनके पास घोड़े हैं वो पैसे वाले, वो सच में पैसे वाला है। वक्त की बात है। नई पोजीशन खरीदने की राह है निफ्टी में 17,625 17,700 725 की रेंज में खरीदिए। टुकड़ों में धीरे धीरे लीजिए। 17,550 का स्टॉप लॉस है। 17,750 775 800 825 850, यानी कि 750 से लेकर 850 की रेंज में हर 25-25 पॉइंट पर छोटी छोटी रुकावट है, तो आप ट्रेल करते चले। ये है। बेचना चाहते हैं जरूर बेचिए। 17,800 875 परफेक्ट रेंज है, कल भी यही थी, आज भी यही है। इस रेंज में बेचना चाहिए। 925 का स्टॉप लॉस है। 17,750 725 और 703 छोटे टारगेट, 665 और 625 के बड़े टारगेट। सिंपल। कल और आज की स्ट्रेटजी में कोई खास बदलाव है नहीं निफ्टी में। बैंक निफ्टी कल भी यही रेंज दी थी खरीदने के लिए, आज भी यही दे रहा हूँ, सेम टू सेम। अगर कल की आपने लिखी हुई है तो आज वापस से लिखने की जरूरत नहीं, वही रिविजिट कर सकते हैं। 42,275 375 इस रेंज में खरीदना है। 42,200 का स्टॉप लॉस है। टारगेट वही 42,500 600, दो छोटे टारगेट, 675 725 और 850 फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करनी है।
लेकिन अब अगर इस रेंज में नहीं आया तो भी कल वाली स्ट्रेटेजी काम आएगी। 42,450 के स्टॉप लॉस के साथ एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीद सकते हैं। टारगेट 42,725 और 42,850 दो छोटे टारगेट हैं। 42,950, 43,000 दो मीडियम टारगेट है। 43,075 और 150 तक के बड़े टारगेट के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स 42,450 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद सकते हैं। ये बेचना है, बेचने के लिए 42,000 के आसपास बेचना सेफ है। 42,850 पे मूड बनाकर वहां से भी बेचना शुरू कर सकते हैं माहौल देखकर। 43,000, 42,950, 43,000 दूसरी इंस्टॉलमेंट है जहां आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली वहां पर करनी चाहिए। टारगेट स्टॉप लॉस 42,150 का होगा। 42,725, 42,675 दो छोटे टारगेट है। 42,600, 42,500 दो मीडियम टारगेट है। 42,375 और 42,275 के बड़े टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। और दीप यही बैंक निफ्टी की बात निकली तो कल मैंने बैंक निफ्टी पे कॉल ऑप्शन दिया भी था, तो 55 रुपये का उसमें स्टॉप लॉस है। 42,900 का कॉल ऑप्शन वो रखें, क्योंकि मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़े तो कॉल की प्रीमियम्स घटेगी। तो 110 से 115 में आपने लिया होगा, 55 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नहीं तो प्रीमियम घटने का डर रहता है एक्सपायरी के ठीक पहले। तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर लग जाए तो 50-55 पॉइंट की रिस्क बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में होती नहीं है, वो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, चलिए ये है सारे लेवल्स स्ट्रैटेजी के हिसाब से। डेटा भी सर थोड़ा फंड्स का और बाकी वायदा कारोबार के 407 करोड़ की कैश में बिकवाली एफआईएस की छोटी है। सामने स्टॉक 1700 करोड़ के फ्यूचर्स खरीद, तो अच्छी फ्यूचर्स में खरीदारी है। और इंडेक्स में भी 525 करोड़ की खरीदारी है। हालांकि मंथली एक्सपायरी के पास आने पर आप ओपन इंटरेस्ट घटते हुए देखते हैं, वो ठीक है। सो ओवरऑल डेटा अच्छे हैं। लोकल फंड ने भी 564 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा कारोबार के डेटा दीप सेम वही कल वाला काम है अपना। कल आपको याद है मैंने एक ही चीज़ कही थी, 17,700 जब तक नहीं टूटे सोचना भी मत कमज़ोर है। करेक्ट। 43 पॉइंट का आपके पास क्वेश्चन था, 17,743 में परसों बंद हुए थे। आज भी सेम है, 17,700 के नीचे से ही मंदी सोचना है। लेकिन आज एक बदलाव हो रहा है, तेजी 17,800 के ऊपर से सोचना है। करेक्ट सर। तो 17,700, 17,800 फुटबॉल खेलो बीच में मिडफील्ड में, गोल नहीं होगा, नहीं इधर होगा ना। 17,700 के नीचे से कमजोर होना शुरू करेंगे, 17,800 के ऊपर से और मजबूत होना शुरू करेंगे। ये आपके एफएनओ डेटा है। 17,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। 17,800 पर भी 1 करोड़ शेयर है, वो आसानी से पार होने वाला है। तो आज लगता ही है ज़्यादातर टाइम पास करने का मामला बनेगा इसी रेंज में, टाइम पास करना है। 17,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, 17,665 सपोर्ट आ जाएगा। 17,800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, 825 से 850 आएगा। ये ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आप सोचो बड़ी उछल कूद हो जाएगी। निफ्टी में तो नहीं दिख रही, बैंक निफ्टी 42,500 के नीचे से आपको कमजोरी फील करनी है और 43,000 के ऊपर से और ज़्यादा मजबूती। 42,500 के पुट पर हैं आपके 41 लाख शेयर और 43,000 के पुट पर भी, कॉल्स पर भी 41 लाख शेयर। तो दोनों तरफ आपके बना हुआ है बराबर मामला। सो 150-200 घट भी जाए कोई खास दिक्कत नहीं, थोड़ा बढ़ भी जाए। सो सेम बैंक निफ्टी भी ऐसा लगता है कि इसी रेंज में टाइम पास करेगा। फर्क सिर्फ इतना है, निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। अगर आप चाहते हैं मैं उसको छोटा करूं, नीचे 42,500, ऊपर 42,875, ये और छोटी हो गई। तो 200 पॉइंट ऊपर और 250 पॉइंट नीचे। गॉट इट। न 200 पॉइंट से ज़्यादा घटने वाला है, न 200 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये मान लो बस ब्रॉडली बैंक निफ्टी की यही रेंज रहेगी। और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो जैसे आपको मिले मौका निकल जाए, क्योंकि जब रेंज बाउंड रहेगा बैंक निफ्टी और 200 ही पॉइंट में इधर उधर होना है तो कॉल्स की वैल्यू घटती है, फिर ये ध्यान में। गॉट इट। ओके, तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने है। पर स्टॉक्स की भी बात करनी है अनिल जी, कई सारे स्टॉक्स हैं। बाय द बैन में अपडेट भी है। जी एंटरटेनमेंट कोशिश कर रहा था 2 दिनों से, कल वायदा कारोबार के बैन में आ गया, एक ही दिन के लिए आया, बट नज़र रखिए जी एंटरटेनमेंट 1 या 2 दिन के लिए रहेगा, इस पर रखिए नज़र। जी सर, स्टॉक्स की बात करनी है आपके साथ, कई सारे नतीजे भी आए थे। किससे शुरुआत करें आप बताइए? बड़े नतीजे हैं, बजाज और टाटा कंज्यूमर, क्या रहा है? बजाज ऑटो सबसे पहले। अच्छे नतीजे नहीं है, बेहद शानदार नतीजे, सुपरलेटिव परफॉर्मेंस, मतलब गजब की परफॉर्मेंस। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है दीप के बैंक्स के बाद रियल एस्टेट और ऑटो, ये 2 और ऐसे सेक्टर जिस पे हम बहुत बुलिश हैं। तो उनमें
पहला रिजल्ट आया टू व्हीलर का, और ये न सिर्फ बजाज ऑटो बल्कि सारे टू व्हीलर स्टॉक्स में जोश भरेगा। हाँ, क्योंकि पहला रिजल्ट आया। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक पैमाने पर रिजल्ट मजबूत है। डोमेस्टिक सेल्स भी अच्छी है जी, बाहर की भी अच्छी है। बाहर बहुत चैलेंजेस है, उसके बावजूद अच्छा किया जी। लोकल में रूरल डिमांड को लेकर हमेशा क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, उसके बावजूद अच्छा किया। मार्जिन्स मेंटेन किए, मतलब आप ढूंढने से लेंस लगा के देखेंगे गलती नहीं मिलेगी। करेक्ट सर। और प्रॉब्लम एक ही है कि स्टॉक भागा हुआ है। करेक्ट, भागा हुआ है लेकिन फिर भी भागेगा। अच्छा, हाँ, फिर भी चलना चाहिए। अभी नो डाउट अच्छा स्टॉक ऑलरेडी दौड़ लगा चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी स्टॉक में अपसाइड की गुंजाइश है। अगर 3 से 5% बढ़ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 4-5% जितना मुझे दिखता है, तो मेरे ख्याल से आज के रिजल्ट में सबसे बेस्ट बजाज ऑटो है। और बजाज ऑटो के साथ साथ दीप सबसे बड़ी चीज़ है कि दूसरे भी चलेंगे। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि अगले वित्त वर्ष को लेकर सारे ब्रोकरेजेस लगभग 4 से 5% EPS बढ़ा रहे हैं, यानी कि आगे के लेकर भी ये मजबूत वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस। और चूँकि पहला रिजल्ट है टू व्हीलर का, तो ये सेक्टर पर भी पूरा असर डालेगा, ये क्लियर कट है। और सेम पहला रिजल्ट है सीमेंट शेयरों का, जो सेक्टर पर भी थोड़ा असर डालेगा, वो डालमिया भारत है। डालमिया भारत के रिजल्ट हर एक पैरामीटर पर कमज़ोर है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे जैसे आप घुमाकर देखना चाहें आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जो कुछ थोड़ी बहुत रेवेन्यू ग्रोथ आई उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद मेंटेन नहीं कर पा रहे प्रॉफिट और मार्जिन, तो ये बड़ी चिंता की बात है। दूसरी तरफ बजाज ऑटो देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ के साथ मार्जिन इंप्रूव करके परफॉर्मेंस सुपरलेटिव। यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ है, मार्जिन नहीं है, कॉस्ट प्रेशर, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही जो साफ दिख रहा है। डालमिया भारत बहुत ज़्यादा ना गिरे, 2-3% ही घटे भले ही, लेकिन बाकी सीमेंट शेयरों का भी मूड खराब करेगा। भले ये दिग्गज नहीं है, लेकिन पहला सीमेंट रिजल्ट है, इंडिकेशन दे रहा है। तो कॉस्ट प्रेशर बाकी सब पे भी आएगा। अल्ट्राटेक पे भी आ सकता है, अंबुजा पे भी आ सकता है, ACC भी आ, फिर जिसमें नहीं आएगा वो भागेगा। सो ये इसने मतलब माहौल सेट कर दिया है। सो डालमिया भारत आज का सबसे खराब रिजल्ट है। और ये सबसे अब आइए टाटा कंज्यूमर्स। रिजल्ट के पहले स्टॉक दौड़ लगाया है पिछले 4-5 दिनों में। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं, किसी हिसाब से ख़राब नहीं है। लोकल फूड बिजनेस में, इंडिया के फूड बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आई है, 25 से 20% की ग्रोथ बढ़िया है, उम्मीद के मुताबिक है। लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस थोड़ी आई है वो इंटरनेशनल बिजनेस से आई है, जो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा करता हुआ दिखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि टाटा कंज्यूमर को सारे फंड मैनेजर्स इंडियन बिजनेस पे वैल्यू देना चाहते हैं, कि क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस का भरोसा स्टेबिलिटी वाला नहीं है। सो उस हिसाब से इनलाइनर स्टॉक भागा हुआ है। सो आई डोंट नो स्टॉक कैसा ट्रेड करेगा और बढ़ेगा क्या, मुझे डाउट है। घटेगा ज़्यादा, इन नंबर्स पे घटना नहीं चाहिए। सो आज जो अब इसकी कौन कॉल होनी बाकी है मैनेजमेंट की, वो सुनकर लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। बट नंबर्स आप प्राइस मूवमेंट को हटाकर देखेंगे, नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। नंबर्स अच्छे, प्राइस मूवमेंट क्या होगा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और सिमिलर सिचुएशन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी। प्राइस मूवमेंट कहना मुश्किल है क्योंकि जब संजय अग्रवाल साहब का एक्सटेंशन आया तब स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका था। रिजल्ट्स हर एक पैरामीटर पर अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई। लेकिन इनके रिजल्ट्स में एक आध चीज़ है जो दीप थोड़ी सी चिंता की बात है। ये कहने की जो इनके फंड कॉस्ट है वो अभी भी 12 से 18 महीने तक थोड़ी सी हायर साइड पर रहेगी। तो इसका मतलब ये कि मार्जिन पे थोड़े प्रेशर रह सकते हैं। सो आई डोंट नो स्टॉक बढ़ पाएगा क्या इन नंबर्स पे। नंबर्स खराब तो नहीं है, लेकिन आउटलुक मुझे थोड़ा सा कॉशियस लगा है मैनेजमेंट का। तो दो मिक्स से रिजल्ट्स कह सकते हैं प्राइस मूवमेंट के लिहाज से, टाटा कंज्यूमर और AU स्मॉल फाइनेंस। एक बहुत अच्छा बजाज ऑटो और दूसरा कमजोर डालमिया सीमेंट। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए नतीजों का विश्लेषण। ये 4 स्टॉक्स हैं, बाकी भी स्टॉक्स की बात करेंगे। IPO 9 बजे सर, हम 9 बजे कर लेते हैं। 9 बजे कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए फिर तब तक बाकी नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। IPO के बारे में आनंद जी आपको 9 बजे अपनी सलाह देंगे। हमारी टीम है तैयार, कुशल, अरमान, नुपुर और साथ ही आशीष। कुशल, आपसे करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए? मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से आज भी अर्निंग्स हेवी डे होने वाला है, जिसमें 4 निफ्टी कंपनियां और 6 एफिडो कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। सबसे पहले यहां पर निफ्टी से बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ समेत मारुति सुजुकी और SBI लाइफ की नंबर्स पर नजर रखिए। साथ ही एफएनओ स्पेस से LTTS, सिंजीन, वोल्टास, कैनफिन होम्स, OFSS और इंडस टावर भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी अब NSE पर आज लिस्ट हो जाएगी, BSE पर ऑलरेडी लिस्टेड है। साथ ही यूनियन बैंक पर फोकस रखिए, पब्लिक इशू, राइट्स इशू या फिर
फिर बॉन्ड्स के जरिए कंपनी पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक करेगी। सोम डिस्टिलरीज राइट्स इश्यू इसका खुलता हुआ दिखेगा, 11 मई तक ये खुला रहेगा। साथ ही सुबह 11:30 बजे कैबिनेट सीसीए की बैठक आज होने वाली है। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में मैनकाइंड फार्मा डे 1 अपडेट बता दूं, 15% ये आईपीओ भरता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन 11% है। तो ये आज के लिए सारे अपडेट्स मेरी तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अरमान, मॉर्निंग, बताएं नतीजे कौन से रहने चाहिए आज रेडा पे? जी, कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले अनंत राज पर बात करें तो यहाँ पर आपको नतीजे काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 30% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी आपको बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है, 11.6% से बढ़कर लगभग 26% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी लगभग अगर आप देखेंगे 115% की आपको बढ़िया बढ़ोतरी दिख रही है। महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, यहाँ पर भी अगर आप बात करें नतीजे काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 18.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, 13.6% से बढ़कर 15.6% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी लगभग 73% का आपको यहाँ पर उछाल आता हुआ दिखेगा। निपॉन लाइफ इंडिया की बात करें तो वहां पर आप ओवरऑल नतीजे मिक्स्ड देख रहे हैं। मार्जिन्स में आपको थोड़ी बहुत कटौती दिखेगी। आय जो है वो लगभग 3% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 61.5% से गिरकर 60% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा अगर आप देखेंगे ओवरऑल 13% जो है वहां पर भी बढ़ोतरी दिखेगी। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स की बात करें तो आय में लगभग आपको 58% का उछाल दिखेगा। और कामकाजी जो घाटा है वो जो पहले 35 करोड़ का था वो अगर आप देखेंगे लगभग 27 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और मुनाफे में आपको कटौती दिखेगी, क्योंकि जो पिछली बार का अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक्सेप्शनल गेन था, उससे भी फायदा होता हुआ दिखा था। रैलीज इंडिया, यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें तो आय लगभग 3% बढ़कर आई है। और कामकाजी घाटा जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़कर आया है, जो लगभग 3 करोड़ के आसपास था वो 65 करोड़ के आसपास जो है आपको कामकाजी घाटा आता हुआ दिखा है। और अगर कंपनी ने देखिए 2.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। और अंत में हुतामा की इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको ओवरऑल नतीजे देखें, आय में लगभग 9% की आपको कटौती दिखेगी। हालांकि मार्जिन्स यहाँ पर इंप्रूव होकर आए, 6.9% से बढ़कर 7.7% पर आते हुए दिखे हैं। और इसी के चलते आप देख रहे हैं मुनाफे में भी लगभग आपको 44% का उछाल दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। नुपुर, मॉर्निंग बताएं और कौन से नंबर्स और नतीजे आपके पास? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वीएसटी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर नजर आएगा, क्योंकि कंपनी की आय की ग्रोथ काफ़ी फ्लैट है, 300 करोड़ के आसपास आते दिखे। कामकाजी मुनाफा देखें तो 23% का डाउनफॉल यहाँ पे नजर आ रहा है। मार्जिन्स में काफ़ी शार्प डाउनफॉल दिखेगा, 35% से घट के 27% के आसपास आते दिखे। और मुनाफा भी 21% से गिरकर सिर्फ 70 करोड़ के आसपास आते दिखा है। लेकिन कंपनी ने 150 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया है। रामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, यहाँ पे मिले जुले नंबर्स आते दिखे चौथे तिमाही के। कंपनी की आय में करीबन 60% का उछाल है पिछले साल के मुकाबले। कामकाजी मुनाफा देखें तो 14% से बढ़कर आया है, लेकिन मार्जिन्स 20% से घटकर इस बार 14.5% के रह गए। और मुनाफा देखें तो यहाँ पे 80 करोड़ के आसपास आता दिखा है, 13% का उछाल आपको यहाँ पे नजर आएगा। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, मुनाफे से घाटे में कंपनी आ चुकी है। कंपनी की आय में करीबन 2% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 10% से इस बार गिरकर आया है। मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ पर भी 9% से घटकर 8% के आसपास आते दिखे। और कंपनी ने करीबन 180 करोड़ का घाटा इस बार दिखाया है। इसके अलावा न्यूज़ फ्लो से आज ब्रोकरेज वाले स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि खबर ये निकल के आई है 1 मई से ब्रोकर क्लाइंट फंड से नई बैंक गारंटी नहीं बना सकते, तो इन स्टॉक्स पे आज नजर रहने वाली है। और साथ ही साथ आईजीएल, जहाँ पे कंपनी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से गैस सप्लाई के लिए अब मंजूरी मिल चुकी है। नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में सप्लाई कर सकते हैं, तो पॉजिटिव न्यूज़ है आईजीएल के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए खबर अच्छी आती हुई दिख रही है आईजीएल। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन आएगा। कुशल, आप बताएं आपके पास कौन सी खबर है? देखिए, खबरों में सबसे पहले टाटा मोटर्स है, यहाँ पर फोकस रखिए। एसएनपी ने टाटा मोटर्स और जेएलआर की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। यहाँ पर रेटिंग BB- से बढ़ाकर BB किया है, आउटलुक स्टेबल रखा है। और जेएलआर की रेटिंग B+ से बढ़ाकर BB- भी इन्होंने किया है, और स्टेबल आउटलुक यहाँ पर भी ये देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है, गुजरात एल्कलीज, GMDC, GSFC, गुजरात गैस, ये जितनी भी गुजरात बेस्ड कंपनियां हैं उन पर फोकस करिए, क्योंकि गुजरात सरकार ने गुजरात की जो लिस्टेड PSU कंपनियां हैं उन कंपनियों से मुनाफे का 30% या फिर नेटवर्थ का 5%
मिनिमम डिविडेंड देने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इनफैक्ट 2000 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ या 1000 करोड़ से ज़्यादा के कैश बैलेंस वाली कंपनियों को बायबैक लाने के लिए भी इन्होंने कहा है। यूको बैंक का FY24 के लिए इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर 2 मई को बोर्ड बैठक होने वाली है, तो नज़र रखिए इस पर। BLS इंटरनेशनल क्रिसिल ने यहाँ पर भी बैंक फैसिलिटीज़ के लिए जो रेटिंग्स है उसको अपग्रेड कर दिया है, लॉन्ग टर्म रेटिंग यहाँ पर बढ़ाई गई है। और अंत में एक बड़ी डील है CMS इन्फो सिस्टम्स, जहाँ पर FPI WF एशियन रिकनसा फंड ने यहाँ पर लगभग 29 लाख शेयरों की बिकवाली की है, स्टेक वाइज 1.92%, 280 रुपये के भाव पर। और जबकि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 7.8 लाख शेयरों की खरीदारी की है सेम प्राइस पर। तो ये एक बड़ी डील CMS इन्फो सिस्टम्स। ओके, तो काफ़ी सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं और एक्शन भी भरपूर रहने वाला है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी सारी हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। FIR मॉर्निंग आशीष, पहले तो टॉप रिपोर्ट्स के बारे में बताइए, नतीजों पर क्या कह रही हैं रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए बजाज ऑटो के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे CLSA की रिपोर्ट लग रही है, जहां पर अगर आप देखिए रेटिंग को कर दिया गया है डाउनग्रेड, यानी पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य अगर आप देखें तो उन्होंने 4474 से बढ़ाकर 4659 रुपये कर दिया है, 4343 की क्लोजिंग है। और यहाँ पर देखें तो ये मान रहे कि नतीजे जो है इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिले, क्योंकि बेहतर प्रोडक्ट मिक्स का फायदा देखने को मिला। जो रियलाइजेशन है ये भी इनके अनुमान से बेहतर है, और फॉरेक्स रियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है ये भी ऑफसेट होते हुए नजर आया है। इसके चलते यहाँ पर रखेंगे नजर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कमेंट्री बढ़िया टारगेट पड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर रेटिंग को जो है डाउनग्रेड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिटी लंबे समय से स्टॉक के ऊपर बेरिश बने हुए, बिकवाली के राय को बरकरार रखा है। जो लक्ष्य है इन्होंने 3500 रुपये से अब एडजस्ट कर 4000 कर दिया है, लेकिन अभी भी 343 रुपये करंट मार्केट प्राइस से नीचे, तो स्टॉक पर फोकस करके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज रिपोर्ट्स बहुत ढेर सारी है मेरे पास। नेस्ले पर भी नजर रखिएगा, यहाँ पर भी अर्निंग्स आई थी। इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि ये कह रहे हैं कि जो टॉप लाइन है यानी आय का आंकड़ा इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला था, लेकिन मार्जिन काफी कम है और आगे ग्रोथ को लेकर भी थोड़ी सी चिंता है। सबसे कम जो लक्ष्य है वो मॉर्गन स्टैनली दे रहे हैं अंडरवेट की रेटिंग के साथ, 15,315 का लक्ष्य दिया है। लेकिन सिटी इस स्टॉक के ऊपर बुलिश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो लक्ष्य है वो 22,250 से सीधे बढ़ाकर 24,000 कर दिया है, 20,665 की क्लोजिंग चल रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी देखिए नतीजे हैं, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 904 का लग दिया, 734 रुपये की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं कि नतीजे इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिले। टाटा संपन्न ये पॉजिटिव हुआ है, सॉल्ट में अच्छी बिक्री है, लेकिन टी में मार्केट शेयर लगातार घटता जा रहा है, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए 860 रुपये के लक्ष्य के लिए। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 660 की क्लोजिंग है, 835 का टारगेट दे रहे हैं। और मान रहे कि लोन ग्रोथ के हिसाब से देखें, मार्जिन के हिसाब से देखें, और असेट्स क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, तो अच्छे नतीजे हैं। सिटी खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए, और जो लक्ष्य इन्होंने 740 से बढ़ाकर 765 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, HDFC AMC यहाँ पर भी खास फोकस रखिएगा। CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 2090 पहले का लक्ष्य था, अब मामूली सा एडजस्टमेंट किया, 2080 कर दिया है। हाईएस्ट लक्ष्य यही दे रहे हैं, सबसे कम दे रहे हैं सिटी बिकवाली के राय के साथ, और जो लक्ष्य इन्होंने घटाया भी है, 1880 से घटाकर 1706 कर दिया, तो यहाँ पर फोकस रख के चल सकते हैं। डालमिया भारत, यहाँ पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1921 की क्लोजिंग है, 2260 का टारगेट दे रहे हैं। और मान रहे कि रियलाइजेशंस अगर आप देखें तो इनके अनुमान के मुताबिक देखने को मिले, लेकिन जो ऑपरेशनल खर्च बढ़ा है ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज के तौर पर देखने को मिला है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है 2310 रुपये के लक्ष्य के लिए। CG कंज्यूमर में कल काफी बड़ा एक्शन आपको देखने को मिला था। आज JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया, यानी पहले ओवरवेट की राय थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, और लक्ष्य में भी काफी अच्छी खासी कटौती की है, 350 से घटाकर 265 कर दिया, करीब 260 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट, यहाँ पर भी नतीजा है, नतीजे ठीक ठाक है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, टारगेट दिया 310 का, 235 पे स्टॉक चल रहा है। HSBC भी खरीदारी की राय देने करीब 260 के टारगेट के लिए। और अंत में परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पर भी देखिए CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, 3150 के साथ सबसे लोएस्ट लक्ष्य दे रहे हैं, सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल आप देखिए मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे, बड़ा ऊंचा लक्ष्य दिया है 8440 रुपये का, क्योंकि 4472 की क्लोजिंग है।
8,000 का लक्ष्य? हाँ सर, 8,440। पक्का? आशीष, आपने देखी रिपोर्ट? सर रिपोर्ट देखी को 2 बार कंफर्म भी की है, और ये पुरानी रिपोर्ट है, रिआइटरेट किया व्यू, नई रिपोर्ट नहीं है सर ये। ओ 8,440, मकवायरी की जय हो। बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद आशीष, इतनी बेहतरीन रिपोर्ट्स जो आपने बनाई है हमारे सामने लेकर आए हैं। आशीष मना भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं बनाई। जी, तो आशीष जी ने जो ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ी आपके सामने, ये आज इन पर रहेगा एक्शन, और इसी एक्शन को बढ़ाते आगे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी, सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। ये अनिल जी, मैक्वारी की रिपोर्ट सुन के अनिल जी आप मतलब कि सरप्राइज ना हो, जो इसने 8,440 का अपना टारगेट पुरानी रिपोर्ट है उसको लेके आया है, क्योंकि कल अनिल जी उसने मैक्वारी ने सुना अनिल जी जी बिजनेस, और सुबह सुना आपको जहां पे आपने सुमित को कंपटीशन दिया था। कंपटीशन क्या अनिल जी, क्लीन बोल्ड कर दिया था जब आपने बोला था परसिस्टेंट की परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंट। तो अनिल जी वो सुन के 8,440 का उनको अपना पुराना टारगेट याद आ गया। नहीं, ये तो क्या है, अंडरलाइन और कोमा में देखो। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी रिपोर्ट आशीष ने इंटरेस्टिंग पढ़ी, बताइए बंसल जी। ये तो परसिस्टेंट तो चलो ठीक है, इसके अलावा कौन सी? नहीं, ये याद नहीं है ना? अनिल जी देखिए, अब मैं सबको नहीं अनिल जी सुनता हूं, आप पूछते हो। हाँ बिल्कुल नहीं, अगर मैं आपको ध्यान से सुनता हूं अनिल जी। हाँ एग्जैक्टली आपने अगर कोई दूसरी रिपोर्ट याद नहीं तो कोई बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि 8-10 रिपोर्ट है तो सब याद तो रहेंगे। इसलिए जो कोई एकदम हाईलाइट वाली थी, अभी ये मैंने हाईलाइट कर दी तो याद हो गई, ये याद करवाना था, मैं सफल हुआ। जी बंसल जी, बताएं सर, अब पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है मेरा बजाज फिनसर्व। बजाज ग्रुप के सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। बजाज ऑटो तो कंटिन्यूसली भागा ही है, बजाज फाइनेंस भी अच्छा है जिसके नतीजे हैं आज, बजाज फिनसर्व भी अच्छा लग रहा है। 1310 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फिनसर्व में खरीदारी की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 1416। ओके, 1416 ना? जी अनिल जी, 1416 1416 1416 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व में करें खरीदारी। राय बंसल जी के आपके लिए 1310 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। आइए विश्वेश जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सी, मेरी ओर से जो पिक ऑफ द डे है, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि थोड़े और दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, वो है अशोक लेलैंड। मैं सुन रहा था कि ओवरऑल जो ऑटो के रिपोर्ट आ रहे थे और बजाज ऑटो का थोड़ा सा स्लगिश है, मुझे लग रहा है उसके चलते अशोक लेलैंड में हैव डन द साइडवेज कंसोलिडेशन डन 140 के आसपास है। देखते हैं ओपन कहाँ होता है, और अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदना चाहिए। 136 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ड्यूरिंग द वीक 147, और मुझे लगता है अगर एक और वीक दिया जाए तो 153 के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड को खरीदना चाहिए। अशोक लेलैंड, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। आइए कुणाल जी का भी किया जाए स्वागत। कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे बताऊं उससे पहले अनिल जी निफ्टी पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। अनिल जी, निफ्टी के चार्ट पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो अनिल जी, पैटर्न मोर और लेस पूरा हो चुका है, और 17,850 के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा 17,850 के ऊपर। और फिर जो इसका टारगेट अनिल जी, वो सुनकर आप काफी प्रसन्न होंगे। तो टारगेट अनिल जी लाइफ टाइम हाई का होगा। तो अगर मुझे लगता है कि ये हेड एंड शोल्डर इनवर्स पूरा हो जाए और 17,850 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आ जाए तो फिर आपको 18,750 के लेवल्स निफ्टी पर देखने को मिलेंगे। तो अनिल जी, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, तो सोचा सुबह सवेरे आपको एक अच्छी खबर दे। तो अरे अच्छी नहीं है ये खबर, बहुत ही अच्छी है। और तो मेरी जिम्मेदारी 17,850 के ऊपर बंद करवाने की, ये स्पॉट लेवल की आप बात करो, बराबर कुणाल जी? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बस वहां तक आप पहुंचा। उसके बाद आप क्या करेंगे? बाकी अनिल जी पैटर्न पहुंचा देगा। नहीं, पैटर्न तो ठीक पहुंचा दे, आप क्या करेंगे उसके बाद?
अनिल जी फिर मैं पार्टी का इंतजार करूंगा अनिल जी, जो आप देंगे अनिल जी, जब अच्छा, बाजार नया हाई बनाएगा और आपका डांस भी होगा अनिल जी। तो 17,850 के ऊपर हमें पहुंचाना है, उसके ऊपर लाइफ हाई पर पैटर्न पहुंचाएगा जी। और कुणाल जी लाइफ एंजॉय करेंगे। कुणाल जी इसी फंडे के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहें, खुशी का यही मूल मंत्र है। काम दूसरे से करवाओ, पार्टी खुद करो। बताएं सर, अगर आपने कोई काम किया हो कल से लेकर आज तक के बीच में पिक ऑफ द डे का, तो वो भी बताएं। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे में मैंने आज चुना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, यानी कि बीएससी को। बहुत अरसे बाद बीएससी के चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आ चुका है, तो जैसा इनवर्स हेड एंड शोल्डर निफ्टी के चार्ट पर है, उससे एक छोटी साइज का इनवर्स हेड एंड शोल्डर बीएससी के साइड पर चार्ट पर है और बड़ा ब्रेकआउट उसका आ चुका है। तो मुझे लगता है कि 482 के स्टॉप लॉस से बाय करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी को। पहला टारगेट 515 रुपए का, दूसरा टारगेट 527 रुपए का खरीदारी किराया है बीएससी। 515, 527 दो टारगेट खरीदे बीएससी। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बाय साइड का स्टॉक का भाव चल रहा है 1640। स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा के अंदर मोमेंटम ऊपर का बनना चाहिए। टोरेंट फार्मा के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है पिछले 3 दिनों से, और पिछले 10 से 15 दिनों में स्टॉक ने धीरे धीरे करके तेजी दिखाने का शुरुआत किया है। टोरेंट फार्मा में 1640 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 1610 रुपए का बनेगा, और ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो 1680 का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 1700 रुपए का। तो टोरेंट फार्मा के अंदर खरीदारी कर सकते हैं 1610 के स्टॉप लॉस से 1680 और 1700 के टारगेट्स के। ओके, गुड मॉर्निंग अमरीश सर, स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। आप म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट करें। हाँ सॉरी, म्यूट पे था। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा आज का पिक है राइट्स लिमिटेड। एक लीडिंग ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग और टर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी है विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस। की फोकस एरियाज इनका है मेट्रो, रेल इंफ्रा, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और वाटरवेज। कंसल्टिंग करीब 50% ऑफ द रेवेन्यू है और टर्की कंस्ट्रक्शन करीब 40% ऑफ द रेवेन्यू है, और कंसल्टिंग मार्जिन्स काफ़ी हाई है, इट्स अबाउट 44%। करीब 700 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके विद ऑर्डर बुक पोजीशन ऑफ अबाउट 5000 क्रोर्स, और Q3 का जो ऑर्डर फ्लो था वाज मोर देन 1000 क्रोर्स। और गवर्नमेंट का जो फोकस है रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा पे, तो राइट्स के लिए ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी अच्छा रहेगा, आगे जाके तो विजिबिलिटी अच्छा रहेगा। अभी 3 रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट ऑर्डर्स इन लोग टर्की बेसिस पे काम चल रहा है, और ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है आगे जाके। कैश ऑन बुक्स इज अबाउट 750 क्रोर्स और कंसिस्टेंट एबिटा मार्जिन है। लास्ट करीब 7-8 क्वार्टर से 27 to 30% का एबिटा मार्जिन है। ईपीएस एक्सपेक्टेड है इसका FY25 का करीब 28 का, और मेरा यहाँ पे टारगेट बनता है 448 का। पर कल ये स्टॉक करीब 10% चल चुका है, तो पार्शियली मैं बोलूँगा कि अभी लेना चाहिए, और बैलेंस शुड बी बॉट ऑन अ करेक्शन। ओके, तो ये है सर आपकी तरफ से, अमृतसर की तरफ से राइट्स यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, थोड़ा करेक्शन मिले तो खरीदें। ठीक है, तो चलिए रेलवे स्टॉक्स, अमृतसर का भरोसा है। कल भी हमने देखा था रेलवे स्टॉक्स में आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। राइट्स, RVNL दोनों काउंटर्स ही अच्छी मूव दिखा रहे थे। आइए कुछ नंबर्स की बात करें। यहाँ पर आज रिएक्शन भी आने वाला है। रैलिस इंडिया, बेहद खराब नंबर्स आए हैं। कुणाल जी जरा एक बार रैलिस इंडिया का चार्ट देख लें। आय 3% बढ़कर आई है, बट कामकाजी घाटा ये 3 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ का आया है। ओवरऑल घाटा भी 14 करोड़ से बढ़कर लगभग 70 करोड़ का है, तो 5 गुना आपने घाटे में बढ़त देखी है। रैलिस चार्ट क्या कहती है कुणाल जी? 200 के लेवल पर कल था। देखिए चार्ट भी काफ़ी अरसे से डिसअपॉइंटिंग रहा है दीपांशु। स्टॉक में जिस तरह की उम्मीदें थी उस तरह की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। एक बड़ी रेजिस्टेंस है 210 रुपए के आसपास, जिसको पिछले कई दिनों से स्टॉक पार नहीं कर पाया, और मुझे लगता है कि अब इस नतीजे के बाद स्टॉक में और गिरावट देखने को मिलेगी। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर मुझे 185 के आसपास नजर आता है, तो मेरी राय में 185 के नीचे जाने की संभावनाएं कम है। स्टॉक नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करता रहेगा, एक अंडर परफॉर्मर बना रहेगा, तो मेरी राय में फिलहाल स्टॉक से दूर रहें। वापस से स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, 210 के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो खरीदारी की राय देगी।
विश्वेश जी, नैम इंडिया पहले वायदा कारोबार का हिस्सा था, अब नहीं है, निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पर थोड़े मिले जुले नतीजे आए हैं। आय 3% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा एकदम फ्लैट है, मार्जिन्स में हल्की गिरावट है, बट ओवरऑल मुनाफा 13% बढ़कर आए। चार्ट्स क्या कहती है निपॉन लाइफ की सर? दीपांशु देखिए, ओवरऑल तो काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है। इनफैक्ट अगर आप सितंबर 2021 के हाइज देखोगे 470, वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 190 तक आ चुका है। और अब 190 के लोज से, इनफैक्ट मार्च के लोज से आप ऐसा कहोगे कि अच्छा खासा रिकवरी आया है। 190 से ऑलमोस्ट 230-240 तक आया। मेरे हिसाब से इन अ वेरी शॉर्टर टर्म आप ऐसा मान सकते हो, जब तक ये 225 के ऊपर है तब शायद एक 255 तक का मूव आ सकता है। तो इन अ वेरी शॉर्ट टर्म अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो मुझे लगता है कि 225 के स्टॉप लॉस से आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, 255 तक जा सकता है। लेकिन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है अभी भी जो ट्रेंड है वो काफ़ी डाउन है, और अगर 255 to 60 रेंज में आता है तो मुझे लगता है एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए निपॉन लाइफ, नैम इंडिया। इस पर देखते हैं नतीजों का रिएक्शन आएगा। बड़ी ब्लॉक डील आपको होती हुई देखिए प्री ओपन विंडो की। एबी कैपिटल, सुमित जी एक बार चार्ट्स भी पुल अप कर लीजिए। एबी कैपिटल के 160 की कल की क्लोजिंग थी। 2.6 करोड़ शेयर्स के यहाँ पर बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं प्री ओपन विंडो में। कोशिश करते हैं ढूंढने की कि एग्जैक्टली किस क्या सौदा हुआ है, कौन बायर कौन सेलर है, क्या प्री डिसाइडेड था या नहीं, बट बड़ी ब्लॉक डील हुई है प्री ओपन विंडो में। चार्ट्स आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सुमित जी? एबी कैपिटल दीपांशु, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो बढ़िया दिख रहा है। स्टॉक ने तेजी भी दिखाई है, और पिछले 15-20 दिनों में, एक महीने के अंदर स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। अब स्टॉक का जो ऊपर में हर्डल आया है वो 165 रुपए के पास है। 165 का लेवल जब ये ऊपर में क्रॉस करेगा तो एबी कैपिटल के अंदर फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा। फिर आने वाले कुछ महीनों के अंदर 180 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के लेवल एबी कैपिटल में देखने को मिलेंगे। ये पोजिशनल तौर पर व्यू रहेगा। जब तक 165 का लेवल ऊपर में टूटता नहीं है तब तक फ्रेश बाइंग के लिए एक बार थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। नीचे के अंदर 155 का लेवल टूटा तो शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा करेक्शन आएगा 140 से 145 रुपए तक। ऐसा कोई भी डिप में पोजिशनल तौर पे इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और इमीडिएट सपोर्ट 155 और रेजिस्टेंस 165, ये दो लेवल्स को ध्यान में रखें फिलहाल। ओके, तो यह है आपके लिए एबी कैपिटल। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन आता है। 2 करोड़ 61 लाख शेयर्स के कई बड़े सौदे इसमें होते हैं दिखे हैं अभी। वीएसटी इंडस्ट्रीज, बंसी जी जरा इस पर नजर डालें। कल आपकी रिकमेंडेशन में था, पोजिशनल कॉल थी ऑफकोर्स 10 की कमाई की, बट नंबर्स थोड़े खास नहीं आए इसके। इनफैक्ट थोड़े कमजोरी नंबर्स माने जाएंगे। आय लगभग फ्लैट रही है, कोई बदलाव नहीं है। कामकाजी मुनाफा कम आया है, मार्जिन में प्रेशर है, और मुनाफा भी 21% घट कर आया है। आज के लिए टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकलते हैं वीएसटी के लिए? दिवांशु 3240 3240 एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है। ये लेवल्स टूटते हैं तो टेक्निकली स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ था वो फॉल्स निकलेगा और करेक्शन देखने को मिलेगी। तो जो भी कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो 3240 का एक स्टॉप लॉस है। ओके, तो ये है आपके लिए वीएसटी इंडस्ट्रीज पर राय बंसल जी की तरफ से।